नमस्कार, स्वागत है आप सबका मध्य प्रदेश के बुलेटिन में। मैं हूं पुनीत पाठक। मध्य प्रदेश की बड़ी खबरों को पहले एक बार देखें। क्या हैं आज की बड़ी खबरें। शिवराज कैबिनेट की मीटिंग आज हुई जिसमें कई प्रस्तावों को पास किया। सबसे महत्वपूर्ण रहा हॉकी प्लेयर विवेक सागर को डीएसपी बनाने का ऐलान जो था, उस पर कैबिनेट की मुहर। कोरोना संक्रमण की रफ्तार धीमी और इस बीच कल से 6वीं से 12वीं तक कक्षाएं अब ऑफलाइन होंगी, अनलॉक हो रही हैं। मूक बधिरों को थाने में शिकायत दर्ज कराने के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। इंदौर में पुलिसकर्मियों को साइन लैंग्वेज समझने के लिए खास ट्रेनिंग मिल रही। रीवा में एक महिला सरपंच का पता चला जो 11 करोड़ की बेनामी संपत्ति अब तक उनके घर से मिली है और लगातार जांच जारी रहने का दावा है। चलिए मध्य प्रदेश की दिन भर की बड़ी खबरें अब विस्तार से देखते हैं। टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक विजेता रही हॉकी टीम, इसके सदस्य हैं विवेक सागर, जिन्हें मध्य प्रदेश पुलिस में डीएसपी बनाया जाएगा। विवेक सागर को विशेष नियुक्ति देने के प्रस्ताव पर शिवराज कैबिनेट ने मुहर लगा दी है। शिवराज कैबिनेट की बैठक में आज कई अहम प्रस्ताव पास हुए। प्रदेश में गहराते बिजली संकट पर सीएम ने मंत्रियों को एक एक बिंदु पर बात करते हुए प्रदेश के बिजली संकट के कारण और स्थिति स्पष्ट की है। मुख्यमंत्री ने कैबिनेट की बैठक में बिजली आपूर्ति को लेकर सख्त निर्देश दिए हैं। इसके अलावा नवभारत साक्षरता कार्यक्रम, इसे भी पास किया। 2026 तक 100% साक्षरता का लक्ष्य होगा, जिसके लिए अभियान चलेगा। निरक्षरों को साक्षर बनाने का टारगेट है। कैबिनेट की मीटिंग में प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना में एससी वर्ग के लोगों को 966 गाँव में 166 करोड़ रुपए देने का प्रस्ताव पास हुआ है। जल निगम की सभी परियोजनाओं को हरी झंडी दी गई है। इसके अलावा ग्रीष्मकालीन मूंग खरीदी का प्रस्ताव भी पास किया गया। ओलंपिक में विवेक सागर जो हॉकी टीम के सदस्य के रूप में कांस्य जिन्होंने जीता था, उसको डीएसपी बनाने का निर्णय आज मध्य प्रदेश की कैबिनेट ने लिया, जो अपने आप में हमारे खेल जगत के विद्यार्थियों को आगे बढ़ाने में बड़ा ही महत्वपूर्ण निर्णय आज लिया गया। जल विकास निगम के द्वारा सुदृढ़ीकरण और नवीन परियोजना को भी आज मध्य प्रदेश की कैबिनेट के द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई। बीते कुछ दिनों से मध्य प्रदेश में लगातार लिंचिंग और माहौल बिगाड़ने की कुछ तस्वीरें सामने आई। उज्जैन में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे, नीमच में आदिवासी युवक की हत्या, रीवा इंदौर में मारपीट की घटना। इन सभी घटनाओं पर विपक्ष सरकार पर हमलावर रहा, लेकिन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह इन घटनाओं के पीछे इन्हें तूल देने को सरकार और बीजेपी की विचारधारा के खिलाफ एक बड़ी साजिश बताते हैं। जो समाज को तोड़ना चाहते हैं, अनुसूचित जनजाति में, अनुसूचित जाति में, मध्य प्रदेश में हमारे विचारधारा के खिलाफ अभियान चला हुआ है, जहां हमारे विचार के खिलाफ भड़काने की कोशिश हो रही, गलत फहमी और भ्रम फैलाने की कोशिश हो रही। मध्य प्रदेश में बीते दिनों हुई लिंचिंग की घटनाएं क्या प्रदेश की बीजेपी सरकार के खिलाफ साजिश है? क्या इन घटनाओं को जानबूझकर अंजाम दिया जा रहा है? मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के बयान पर गौर करें तो उनका बयान साफ इस ओर इशारा कर रहा है। उज्जैन में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे हों या नीमच में आदिवासी युवक की हत्या का मामला, रीवा में युवक की पिटाई हो या इंदौर में चूड़ी वाले से मारपीट की घटना, इन घटनाओं ने मध्य प्रदेश सरकार के लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठाए हैं। इंदौर की घटना में प्रदेश सरकार पाकिस्तान और तालिबान कनेक्शन तलाश रही है। बीजेपी इन घटनाओं को तुल देना सरकार और पार्टी की विचारधारा के खिलाफ साजिश बता रही है। यानी मध्य प्रदेश का वातावरण बिगाड़ने का जो प्रयास किया है, ये इनपुट्स उस आधार पर अब प्रशासन को, पुलिस को मिल रहे हैं। ये अत्यंत गंभीर है और यही लोग हैं जो मध्य प्रदेश का वातावरण बिगाड़ना चाहते हैं। ऐसे ही वीडियो क्यों वायरल होते हैं? शिवराज सिंह चौहान के बयान के बाद सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाने वाली कांग्रेस को सरकार पर हमला करने का एक मौका मिल गया है। प्रदेश में लगातार हो रही घटनाओं पर कांग्रेस ने प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठाए और सड़क पर जमकर प्रदर्शन किया। मुख्यमंत्री के बयान के बाद कांग्रेस इसे सरकार की नाकामी बता रही है। कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी सरकार कानून व्यवस्था बनाने में फेल है, इसलिए इस तरह का बयान देकर समाज को बांटने का काम कर रही है। इंदौर की घटना से मैं लगातार ये मांग उठाता आ रहा हूँ कि अपराधियों पर सख्त कार्रवाई हो, और ये बात कहता आ रहा हूँ कि मंत्री बयानों में बहुत ज़्यादा
गंभीरता लाएं, लेकिन मंत्रियों की गंभीरता नहीं आ रही और बेलगाम भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, जिसकी वजह से अपराधियों का हौसले बढ़ रहा है। शिवराज जी ने पहले भी कहा था कि माफिया मेरी सरकार को गिराना चाहते हैं, तो कौन माफिया हैं शिवराज सिंह जी को स्पष्ट करना चाहिए। वे जब भी अपने आप को असहाय महसूस करते हैं तो इस तरह के शिगोफे छोड़ते हैं। शांति के टापू कहे जाने वाले मध्य प्रदेश में बीते कुछ महीनों से जिस तरह से लिंचिंग की घटनाओं को मजहबी और जाति का रंग दिया जा रहा है, उससे कई सवाल उठने लगे हैं। मसलन, क्या प्रदेश में मजहबी सियासत हावी होने वाली है? इन घटनाओं को मजहबी और जाति रंग देने के लिए क्या कोई ताकत काम कर रही है, जिसकी आशंका खुद मुख्यमंत्री जता रहे हैं। सुधीर दंडोतिया, IBC 24, भोपाल। मध्य प्रदेश में लगातार अघोषित बिजली कटौती और बढ़े बिजली बिल को लेकर कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। राजगढ़ में इसका ट्रेलर देखने को मिला। कांग्रेस विधायक बापू सिंह तंवर सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ बिजली कटौती की समस्या को लेकर बात करने पहुंचे। झांझ मंजीरे बजाते हुए विधायक कंपनी के दफ्तर में दाखिल हो गए, लेकिन यहां पर अधीक्षण यंत्री संपूर्णानंद शुक्ल नजर नहीं आए। इसी बात को लेकर विधायक नाराज हो गए, गेट पर ताला लगाया और फिर नारेबाजी की। दीवार पर सरकार के खिलाफ नारे भी लिखवा दिए। विधायक ने अधीक्षण यंत्री को फोन करके जमकर खरी खोटी सुनाई। उन्होंने कहा, आपको पता था कि हम आ रहे हैं, फिर भी आप दफ्तर छोड़कर भाग गए, आपको जवाब तो देना पड़ेगा। सीएम शिवराज सिंह के ड्रीम प्रोजेक्ट अटल स्मारक के लिए संस्कृति विभाग के प्रमुख सचिव शिव शेखर शुक्ला ने ग्वालियर प्रशासन से जमीन को लेकर प्रस्ताव मांगा है। इस पर 2 जगहों में से एक स्थान जल्द फाइनल कर दिया जाएगा। वहीं इस प्रोजेक्ट को अमली जामा पहनाने के लिए भोपाल स्तर पर काम शुरू हो चुका है। इस बीच अटल स्मारक और अटल स्कूल को लेकर अभी भी कांग्रेस हमलावर है। कांग्रेस का कहना है कि ये सब सरकारी फाइलों में चलेगा, हकीकत में नहीं। बीते कई सालों से ऐसी फाइलें सरकारी दफ्तरों में घूम रही हैं, लेकिन मूल रूप नहीं ले पा रहे। इसके पहले भी संस्कृति विभाग की टीम अटल स्मारक को लेकर भ्रमण कर चुकी है और यहां कुल 8 स्थान देखे गए थे। फाइनल जैसे ही पूरा वहां से सहमति हो जाएगी, उसका DPR बन के और फिर काम शुरू होगा। ये एक रमौआ डैम के पास में देखी है, इसके अलावा शारदा बालग्राम में देखी है, इसके अलावा जो है सिरोल पहाड़ी पे भी देखी है। अटल जी के सम्मान में एक भव्य स्मारक ग्वालियर में बने, ऐसा हमारे शीर्ष नेतृत्व का सदैव एक विचार रहा है, भावना रही है। काम में जो भी अड़चने हैं, जमीन के आवंटन में जो भी बाधाएं आ रही हैं, उनको तुरंत पूरा करके अटल जी का एक भव्य स्मारक ग्वालियर में बने, इसको सुनिश्चित किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी इस देश के प्रदेश के नागरिकों को तो मूर्ख बना ही रही है, साथ में अपने संस्थापकों और पितृ पुरुषों को भी मूर्ख बनाने से नहीं छोड़ रही। अटल जी के स्मारक की बात है, आज तक उसकी जमीन चिन्हित नहीं हो पाई। सालों पहले अटल जी के स्कूल की घोषणा की गई थी, परंतु उसका कहीं कोई धरातल पे आता पता नहीं है। और एक बड़ी खबर इंदौर से, 100% लोगों को टीके लगे हैं। पहले डोज का टारगेट पूरा कर लिया इंदौर ने। 10 लाख से ज्यादा आबादी वाला शहर बना है नंबर 1। 28,08,212 लोगों को पहला डोज लग चुका है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट कर इंदौर में अभियान की तारीफ की। अभियान के कामयाब बनाने के लिए इंदौर वासियों का अभिनंदन किया। तो इंदौर ने फिर एक नया इतिहास रच दिया। मुख्यमंत्री का ट्वीट, देश भर में 10 लाख से अधिक की आबादी वाले शहरों में इंदौर ने इतिहास रचा। इंदौर पहला जिला बन गया जहां सभी पात्र नागरिकों को वैक्सीन का पहला डोज लग चुका है। इस अभियान को सफल बनाने वाले सभी इंदौर वासियों का अभिनंदन। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, उन्होंने ट्वीट करके इस बाबत देश प्रदेश को बताया कि इंदौर में फर्स्ट डोज लगाने का टारगेट पूरा कर लिया इंदौर ने और 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में इंदौर पहला बन गया जिसने 100% पहला डोज लगा दिया है अपने तमाम निवासियों को जो इस डोज को लगवाने के लिए अधिकृत हैं। मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण की दर काफी कम हो चुकी है और इसे देखते हुए उन गतिविधियों को अब शुरू किया जाने लगा है जो संक्रमण के चलते बंद थीं। राज्य सरकार ने पहले कक्षा 9वीं से 12वीं तक की क्लासेस शुरू की और अब कक्षा 6वीं से 12वीं तक की क्लासेस 1 सितंबर कल से शुरू होने वाली हैं। 6वीं से 12वीं तक की रेगुलर क्लासेस शुरू हो जाएंगी।
स्कूल शिक्षा विभाग की तरफ से इसके लिए पहले ही आदेश जारी हो चुका है। स्कूल प्रशासन को ये सख्त निर्देश है कि कोविड गाइडलाइन का पूरी तरह पालन करवाएं। फिलहाल 50% छात्रों की मौजूदगी के साथ कक्षाएं लगेंगी। हर छात्र को अपने पालक की सहमति पत्र लेकर ही स्कूल में प्रवेश करना होगा। मध्य प्रदेश में 1 सितंबर से शिक्षा विभाग ने 6वीं से 8वीं तक के स्कूलों को खोलने की तैयारी शुरू कर दी है, लेकिन स्कूल पालक संघ के साथ ही कांग्रेस ने भी इस मुद्दे पर अपनी आपत्ति दर्ज कराई। कांग्रेस के नेताओं ने जिला शिक्षा अधिकारी को ज्ञापन देकर 1 तारीख से खोले जा रहे स्कूलों के निर्णय को गलत बताया। कांग्रेस प्रदेश सचिव विवेक खंडेलवाल का कहना है कि इंदौर में मुख्यमंत्री ने खुद घोषणा की थी कि आने वाले 2 महीने हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण है, इसीलिए किसी भी प्रकार के धार्मिक आयोजन की अनुमति नहीं दी जा रही। लेकिन ऐसे में स्कूल खोलने की अनुमति देना गलत है। जिले में कुल 1,48,364 छात्र प्राइवेट और सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं। बच्चों को वैक्सीनेशन के लेकर अभी तक कोई फैसला हो नहीं पाया। मध्य प्रदेश शासन द्वारा एक निर्णय लिया गया है कि 6ठी के स्कूल सितंबर माह से चालू कर दिए जाएंगे। अब स्कूल चालू करने का विषय जहाँ तक है कि बच्चों के भविष्य के साथ में जिस तरह का तुगलकी आदेश दिया गया है, तो आज हम यहाँ ज्ञापन देने आए थे। हमने मांग करी है कि कोरोना की तीसरी लहर समाप्त होने तक स्कूल चालू नहीं किया जाए, ऑनलाइन पढ़ाई ही जारी रखी जाए। राज्य शासन के आदेश के अनुसार ही 1 सितंबर से कक्षा 6, 7, 8 प्रारंभ की जा रही हैं और जो शासन ने इस संबंध में आदेश प्रसारित किए हैं उसी के अनुक्रम में हम पूर्ण तैयारी के साथ विद्यालय प्रारंभ करने जा रहे हैं। उन्होंने जो मांग की गई है वो शासन से संबंधित है, इसलिए हम उनके ज्ञापन को मूलतः शासन की ओर उनका ध्यान आकृष्ट करा रहे हैं। 1 सितंबर से इंडिगो की दिल्ली इंदौर वाया ग्वालियर फ्लाइट शुरू होगी। यात्री 1.5 घंटे में ग्वालियर से इंदौर पहुंचेंगे। दिल्ली इंदौर वाया ग्वालियर फ्लाइट का शुभारंभ नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान वर्चुअली करेंगे। इस दौरान ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर, राज्य मंत्री भारत सिंह कुशवाहा, सांसद विवेक नारायण शेजवलकर समेत अन्य जनप्रतिनिधि शामिल होंगे। इंडिगो की फ्लाइट शुरू होने पर ग्वालियर की 10 शहरों से एयर कनेक्टिविटी हो जाएगी। जबलपुर के एमपी मेडिकल यूनिवर्सिटी के छात्रों को पास फेल करने के फर्जीवाड़े पर हाईकोर्ट ने एक बार फिर गंभीरता दिखाई। जबलपुर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा आखिर वो इस मामले में उच्च स्तरीय जांच करवाने के लिए कर क्या रहे हैं। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा कि उसने एमपी मेडिकल यूनिवर्सिटी में फर्जीवाड़े की उच्च स्तरीय जांच करवाने के लिए अब तक क्या कदम उठाए। जबलपुर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को जवाब देने के लिए 2 हफ्ते की मोहलत दी है। कोर्ट ने मामले पर अगली सुनवाई के लिए 14 सितंबर की तारीख तय कर दी। प्रदेश की इकलौती मेडिकल यूनिवर्सिटी में घपले घोटाले के अलावा छात्रों को पास फेल करने का फर्जीवाड़ा उजागर हुआ था। ऐसी छात्राओं को भी पास कर दिया गया जो परीक्षा में अनुपस्थित थे। पाकिस्तान की जेल से रिहा होकर प्रहलाद अब सागर में अपने गांव घोशीपट्टी पहुंच चुका है। 23 साल बाद प्रहलाद को आंखों के सामने देख परिवार वालों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। महिलाओं ने आरती उतारकर प्रहलाद का स्वागत किया। हालांकि प्रहलाद ये नहीं बता पा रहा कि वो कैसे पाकिस्तान पहुंचा। साल 2014 में परिवार वालों को पता चला था कि प्रहलाद पाकिस्तान में है, जिसके बाद प्रशासनिक स्तर पर प्रहलाद की वापसी के प्रयास शुरू किए गए। आखिरकार सभी की कोशिशें रंग लाईं और सोमवार को अमृतसर के अटारी बॉर्डर पर पाकिस्तान ने प्रहलाद को भारत के सुपुर्द कर दिया। सेंट्रल एजेंसियों समन्वय स्थापित करके उनके प्रयास से ये अनुमति प्राप्त हुई और शासन द्वारा जब अनुमति प्राप्त होने पर महोदय के आदेश से मैं बॉर्डर पे लेने गया था और वहाँ से उनको रिसीव करके परिजनों के साथ लेकर आया। ग्वालियर में दहेज के लिए सगाई तोड़ने पर पुलिस ने लालची बाप बेटे के खिलाफ केस दर्ज किया। बताया जाता है कि लड़का यूपी पुलिस में कांस्टेबल है। सगाई के बाद लड़के के पिता ने 15 लाख रुपए और 4 पहिया गाड़ी दहेज में देने की मांग की। लड़की के पिता ने काफी समझाया, डिमांड पूरी करने में असमर्थता जताई, जिस पर लड़के के पिता ने रिश्ता ही तोड़ दिया। लड़की के पिता ने मामले की सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने लड़के और उसके पिता के खिलाफ दहेज प्रताड़ना का मामला दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी। दोनों का रिश्ता जनवरी में तय हुआ था।
रायपुर के स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट पर आने जाने वाले यात्रियों के लिए एक बड़ी राहत की खबर है। एयरपोर्ट पर NHMMI के सहयोग से मेडिकल इंस्पेक्शन रूम की शुरुआत हो चुकी है, जहां फ्लाइट ऑपरेशंस के दौरान मेडिकल फैसिलिटी हमेशा उपलब्ध रहेगी। एयरपोर्ट निदेशक राकेश सहाय, NHMMI के अध्यक्ष सुरेश गोयल, NHMMI के फैसिलिटी डायरेक्टर नवीन शर्मा की मौजूदगी में मेडिकल इंस्पेक्शन रूम का शुभारंभ किया गया। मेडिकल इंस्पेक्शन रूम के साथ NHMMI की टीम ने एयरपोर्ट पर एक एम्बुलेंस की व्यवस्था की, उसे डेडिकेट किया, जो सिर्फ एयरपोर्ट पर आने जाने वाले हवाई यात्रियों और एयरपोर्ट स्टाफ के लिए उपलब्ध रहेगी। इस मौके पर एयरपोर्ट के निदेशक राकेश सहाय ने कहा कि एयरपोर्ट पर यात्री सुविधा में इजाफा होगा। NHMMI के अध्यक्ष सुरेश गोयल के मुताबिक अपने हॉस्पिटल के माध्यम से लगातार वे लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने का प्रयास करते हैं। मेडिकल इंस्पेक्शन रूम इस दिशा में एक और कदम है। NHMMI के फैसिलिटी डायरेक्टर नवीन शर्मा ने कहा कि मेडिकल इंस्पेक्शन रूम में पूरी तरह से ट्रेन्ड स्टाफ को नियुक्त किया गया है। मेरे नाम पे एयरपोर्ट की जो रिक्वायरमेंट है वो हमेशा इमरजेंसी की होती है और इसलिए ये NHMMI ने जो खोला है यहाँ पर इस यूनिट से 24 घंटा सर्विस मिलेगी। मैनेजमेंट ने जो डिसीजन लिया है नारायण हजारे के, मैं सबको बहुत बहुत उनके लिए साधुवाद देता हूँ। बहुत बहुत बधाई है यहाँ के पैसेंजर को। तो पैसेंजर्स के लिए ये बहुत ही ज़रूरी फैसिलिटी है, राज्य सरकार की ओर से भी दिया जा रहा है और आज से जो NHMMI जो यहाँ की एक बहुत ही प्रतिष्ठित संस्थान है उनकी तरफ से भी किया जाएगा। मेरी टीम बहुत ही खुश है आज से कि एक अच्छी ब्रांड इमेज के साथ वाली जो कंपनी आ रही है साथ में। 24/7 यहाँ पर इमरजेंसी केयर की सुविधा दे रहे हैं। राउंड द क्लॉक हमारे डॉक्टर्स रहेंगे, हमारे पैरामेडिक्स रहेंगे, नर्सेज रहेंगे। किसी भी तरह की कोई भी इमरजेंसी है, कार्डियक इमरजेंसी है, किसी भी तरह की है, हम उससे निपटने के लिए सक्षम रहेंगे। साथ ही साथ यहाँ डेडिकेटेड एक एम्बुलेंस सर्विस रहेगी। चैलेंजिंग तो है जॉब, क्योंकि हमको सुबह 6 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक सर्विसेज देनी है। हमको डॉक्टर भी प्रोवाइड करना है, स्टाफ भी प्रोवाइड करना है और इमरजेंसी सर्विस भी। बट हम लोगों ने ये चैलेंज को लिया है और हम लोग अपनी तरफ से पूरी क्षमता के साथ ये काम करेंगे। शिवराज, तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबर अपडेट्स के लिए आप देखते रहें IBC 24। नमस्कार।